पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा कल पीएम सीएम धामी के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। आपदा प्रभावितों से करेंगे मुलाकात। लैंसडाउन में मंत्री गणेश जोशी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सेना में तैनाती के दौरान यादों को किया ताजा। डेल्टा कंपनी के बैरिक और मेस का किया अवलोकन। ऋषिकेश में आपदा प्रभावितों के लिए योगी सरकार की मदद ट्रकों से भेजी गई 5 करोड़ की राहत सामग्री। राज्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मसूरी में क्रॉस कंट्री मैराथन दौड़ का हुआ आयोजन। 16 स्कूलों के साथ 2 क्लबों ने लिया भाग। कहा, दौड़ का उद्देश्य बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना। और रुड़की में वन विभाग की टीम का बड़ा एक्शन। प्रतिबंधित सांप कब्जे में रखने की मिली सूचना। वन विभाग की टीम ने की छापेमार कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा है। बेहद महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है, जहां पीएम मोदी सीएम धामी के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। आपदा प्रभावितों से भी मुलाकात करेंगे। एसडीआरएफ और एसडीआरएफ की अधिकारियों और जवानों से मिलकर बढ़ाएंगे उनका हौसला। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट गेस्ट हाउस में आपदा को लेकर करेंगे बैठक। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने तैयारियों का लिया जायजा। व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में पीएम मोदी का विशेष लगाव। सीएम धामी ने कहा, आपदा के समय मिला पूर्ण सहयोग। पल पल बढ़ाया हमारा मनोबल। कठिन समय में पीएम का मिला मार्गदर्शन। पीएम मोदी के आने से आपदा राहत कार्यों को मिलेगी गति। प्रभावितों और राज्य सरकार का बढ़ेगा मनोबल। देखिए, वो भारत सरकार के स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड की जनता की तरफ से कि जब भी हमारे यहां पर कोई भी ऐसी आपदा आई है, उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ कर हमारे राज्य का सहयोग भी किया है, हमको सहायता भी की है, हर प्रकार से हमारा मनोबल भी बढ़ाया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा है और हम सब उसकी तैयारी कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे। निश्चित रूप से जो हमारे राज्य का ऐसा प्रत्येक जनपद इस आपदा में प्रभावित हुआ है, सभी का मनोबल भी बढ़ेगा। और निश्चित रूप से केंद्र की टीम भी पहले ही आ गई है। वो टीम यहाँ का पूरा सर्वे कर रही है, आकलन करके। हमको जैसे जोशीमठ में अन्य आपदाओं में भारत सरकार की तरफ से सहयोग मिला है, इसमें भी निश्चित रूप से हमको सहयोग मिलेगा। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में 2 दिवसीय भ्रमण के दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने वार मेमोरियल पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने गढ़वाल राइफल्स के म्यूजियम का अवलोकन किया और वहां प्रदर्शित वीर सैनिकों के शौर्य एवं बलिदान की गाथाओं को नमन किया। आपको बता दें, सैनिक कल्याण मंत्री 1976 को आर्मी में भर्ती हुए और 14वीं गढ़वाल राइफल्स की डेल्टा कंपनी की यादों को ताजा करने के लिए उन्होंने डेल्टा कंपनी के बैरिक और मैस का दौरा किया, जहां पर सैनिक कल्याण मंत्री ने जवानों के साथ भोजन किया और बैरिक जाकर सैन्य अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने रिकॉर्ड कक्ष का निरीक्षण भी किया, जहां अपना नाम देखकर उनकी पुरानी सैन्य सेवाओं की यादें ताजा की। साथ ही हथियारों के प्रशिक्षण केंद्र का अवलोकन भी किया। और आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के कृषि मंत्री एवं जनपद उधम सिंह नगर प्रभारी गणेश जोशी ने भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री जोशी ने सबसे पहले पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित पंडित पंत की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। जनपद प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने खेड़ा स्थित आशुतोष विद्या मंदिर में आयोजित जयंती कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि हरित क्रांति के अग्रदूत रहे पंडित गोविंद बल्लभ पंत का योगदान अविस्मरणीय है। वहीं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय उनकी दूरदृष्टि और समाज सुधार की भावना का परिणाम है। पंडित पंत ने कूली बेगार प्रथा और जमींदारी उन्मूलन के खिलाफ निर्णायक संघर्ष करते हुए समाज से बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने राष्ट्र को नई दिशा देने का कार्य किया और उनका संघर्षशील जीवन हमेशा देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। हरित क्रांति के जनक और पंतनगर विश्वविद्यालय के संस्थापक आदरणीय पंत जी की 138वीं जयंती है। इस अवसर पर
उस महान नायक को नमन करते हैं, जिसमें इस विद्यालय की स्थापना हुई। एशिया में ये पहला कृषि का विद्यालय था और यहां से निकले हुए छात्र बड़े बड़े स्थानों पर पहुंचे हैं। उन्होंने चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे सरदार पटेल के जन्म के बाद जो गृह मंत्री का जिम्मेदारी उनको मिली, ऐतिहासिक फैसले आपने किए हैं। उनकी इन कामों को लेकर भारत सरकार की अंतर मंत्रालय टीम आज सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। आपको बताते चले कि आपदा से हुए नुकसान को लेकर चर्चा की। राज्य में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने आई भारत सरकार की अंतर मंत्रालय टीम उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली, बागेश्वर और नैनीताल में जाकर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है, सीएम ने कहा। मानसून अवधि में राज्य को भूस्खलन, बाढ़ और जलभराव की गंभीर समस्याओं से पड़ता योजना पूर्वानुमान प्रणाली को और अधिक विकसित करने की दिशा करना होगा कार्य। इस वर्ष अत्यधिक वर्षा के कारण राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ काफी नुकसान। जनहानि के साथ ही परिसंपत्तियों को भी पहुंची अत्यधिक क्षति। पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से जमीन का होता है स्थायी नुकसान। प्रभावी कार्य योजना पर भी दिया बल। अंतर मंत्रालय टीम ने आपदा प्रभावितों से की बातचीत। केंद्र सरकार की टीम ने राज्य सरकार के राहत कार्यों की सराहना की। आपदा प्रभावितों के लिए राहत शिविरों में रहने और भोजन की समुचित व्यवस्था, इस तरह की महत्वपूर्ण पहल को अन्य राज्यों को भी अपनाने के लिए देंगे अपना सुझाव। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा, मंडवा और गेहूं, मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। उत्तराखंड, जहां हर सुबह शुरू होती है योग से। राज्य को योग व वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने देश की पहली योग नीति 2025 को दे दी है मंजूरी। 2030 तक के लिए मंजूर योग नीति के तहत राज्य सरकार उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित करेगी, जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी और पोलीढेक झील क्षेत्र को योग हब के तौर पर विकसित करने का लिया है निर्णय। पर्वतीय क्षेत्रों में योग और वेलनेस केंद्र में निवेश पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 25% तक मिलेगी सब्सिडी।
राज्य में खोले जाने वाले योग व ध्यान केंद्रों का किया जाएगा पंजीकरण। राज्य के 300 से अधिक आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों में शुरू किया जाएगा योग। राज्य में योग व प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय का किया जाएगा निर्माण। योग नीति के तहत राज्य में करीब 13,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। इसके अलावा 2,500 से अधिक योग शिक्षकों के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से होंगे प्रमाणित। इससे 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होम स्टे, होटल आदि में रोजगार मिलने के बढ़ गए हैं अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने योग नीति लागू करके बेरोजगार योग प्रशिक्षकों को एक अवसर प्रदान किया है, जिससे कि योग और वेलनेस केंद्र खोलने पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार की योग नीति से हम सभी को फायदा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदृष्टि से वैश्विक संवाद का केंद्र बन रहा है उत्तराखंड। यहाँ योग सिर्फ अभ्यास नहीं, एक जीवन है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर बनी सहमति। अपर सचिव व मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की दी जानकारी। उच्च न्यायालय के अधिष्ठान कार्यालय में 2 पदों का किया सृजन। वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और अशूल लिपिक के पद पर हुए सृजित। ऊधमसिंह नगर जिले में 9.918 हेक्टेयर भूमि जिला विकास प्राधिकरण को हुई आवंटित। देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था व्यवस्थित करने के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड गठन को मिली मंजूरी। पशुपालन विभाग के अंतर्गत कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को भी मिली मंजूरी। 9 पर्वतीय जिलों में लागू होगी यह योजना। 2,25,85,000 रुपए की दी जाएगी सब्सिडी। उत्तराखंड सेवा का अधिकार नव वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 को विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने का लिया निर्णय। निर्णयों से प्रशासनिक कार्यकुशलता, यातायात प्रबंधन और पशुपालकों को मिलेगा लाभ, बंशीधर तिवारी ने कहा। स्वागत है। माननीय मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई, जिसमें कुल 6 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसको मैं बिंदुवार आपको बता देता हूं। महाधिवक्ता कार्यालय माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 2 पदों का सृजन किया गया है। एक वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और एक आस लिपिक का 2 पदों का सृजन जो महाधिवक्ता कार्यालय है माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में, उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। जनपद ऊधम सिंह नगर में फाजलपुर महरौला में प्राधिकरण ने वहां पर जमीन की मांग कर रखी थी। उसको आज माननीय मंत्रिमंडल ने 9 हेक्टेयर भूमि वर्तमान सर्किल रेट पर प्राधिकरण को हस्तांतरित की है, जिसमें वो अपना कमर्शियल और जो आवासीय परियोजना है उसको ले आएंगे। जी 9.9 हेक्टेयर। देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार है। देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नाम से एक स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया गया है। ये एक तरह की कंपनी है जो देहरादून में ई बसों का संचालन करने के लिए अधिकृत होगी और प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत ई बसों के संचालन के साथ साथ वर्तमान नगर बस सेवा का संचालन सुव्यवस्थित और सुगठित तरीके से ये करेगी। देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नामक जो ये फर्म है, उसको गठन करने की माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रदान की गई। विभाग की एक स्कीम है। राज्य में पोल्ट्री मीट व अंडों की कमी को दूर करने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, साथ ही साथ पलायन रोकने और प्रोटीन की कमी को दूर करने के उद्देश्य से, चूंकि हमारे पर्वतीय जो जनपद हैं वहाँ पर जो कुक्कुट फीड जाता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट अधिक होती है, तो वहाँ पर जो मुर्गी उत्पादन या मुर्गी पालन जो है अपेक्षाकृत थोड़ा महंगा हो जाता है। उसको सब्सिडाइज करने की जो योजना है उसको माननीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है और 3,000 तक की अगर कोई मुर्गी का पालन करता है तो जो चारा उसके लिए जो फीड खरीदेगा उस पर 10 रुपए की सब्सिडी प्रति किलो मिलेगी। राज्य में विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को जन सामान्य को समयबद्ध रूप से देने के लिए जो राइट टू सर्विस एक्ट है और सेवा का अधिकार जो आयोग बनाया गया है उसके प्रतिवेदन को माननीय विधानसभा के पटल पर रखने के लिए इसको भी अनुमोदन प्रदान किया गया है। एक न्यायिक अकादमी भोपाल में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के सहयोग से जनपद देहरादून में 12 व 13 अप्रैल को उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें भुगतान या शिथिलीकरण और छूट माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रदान किया गया है।
उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में आई भीषण आपदा से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथ आगे बढ़ाए हैं। योगी सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए की राहत सामग्री आपदा प्रभावित इलाकों में बांटने के लिए भेजी गई है। ऋषिकेश में राज्य मंत्री विनय रोहिला ने तमाम भाजपाइयों की मौजूदगी में 18 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर तीनों जिलों के लिए रवाना किया है। राहत सामग्री में खाने पीने की सामग्री के अलावा बाल्टी, बर्तन, छाते, टेंट और प्रतिदिन उपयोग में आने वाला सामान शामिल है। ट्रकों की रवानगी के बाद राज्य मंत्री ने भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने बताया कि राहत सामग्री आपदा प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता से मिले, इसके लिए संबंधित जिले के डीएम को सरकार ने जिम्मेदारी सौंपी है। उत्तराखंड सरकार पहले ही 6 महीने का राशन आपदा प्रभावित इलाकों में भेज चुकी है। इसके अलावा आपदा प्रभावित इलाकों में ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाने के काम में धामी सरकार लगी हुई है। केंद्र सरकार से भी जल्द ही आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार की ओर से 500 करोड़ रुपए का एस्टीमेट केंद्र सरकार को भेजा गया है। आपदा प्रभावित इलाकों का केंद्र सरकार ने सर्वे करा लिया है। इसके अलावा 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई दौरा भी उत्तराखंड में प्रस्तावित है। उत्तराखंड के विभिन्न जनपद और विभिन्न स्थानों पर जो आपदा से जनहानि, पशु हानि, मनुष्य हानि, भूमि हानि, अनेकों प्रकार का नुकसान हुआ है, उसी के दृष्टिकोण से कि वहां पर जनजीवन के अंतर्गत कुछ सहायता पहुंचे, वैसे उत्तराखंड सरकार द्वारा पूरे जहां भी इस प्रकार की आपदा आई है वहां पर 6 माह के राशन की व्यवस्था की है। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती आज देश भर में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर काशीपुर में भी पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्मारक समिति के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के द्वारा भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वहीं पंडित गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जयंती के अवसर पर विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी समिति के द्वारा पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित कर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि हमें पंत जी के मार्गदर्शन पर चलना चाहिए और समाज के हित में काम करना चाहिए ताकि समाज में एक अच्छा संदेश मिले। मुख्य सेवक के सख्त निर्देश के बाद अब एमडीडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, आपको बताते चले कि जहां पर कार्रवाई पर एमडीडी बीसी बंशीधर तिवारी का बयान भी सामने आया है। अवैध निर्माणों और अवैध प्लॉटिंग को नहीं जाएगा बख्शा। एमडीडी मानकों के खिलाफ जो करेगा निर्माण उसके खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। कुछ ही दिनों में 150 बीघा अवैध प्लॉटिंग को किया गया ध्वस्त। सैकड़ों बहुमंजिला अवैध निर्माणों को किया सील। कई अवैध निर्माणों का भी किया गया ध्वस्तीकरण। अधिकारियों को कड़े निर्देश। कार्रवाइयों के दौरान किसी भी सिफारिश में न दे कोई भी ध्यान। अवैध निर्माणों और अवैध प्लॉटिंगों के खिलाफ अभियान के रूप में करे कार्रवाई। प्राधिकरण हर उस स्थान पर पहुंचेगा जहां एमडीडी के मानकों के विरुद्ध हुआ निर्माण कार्य। इसके साथ ही एमडीडी की कार्रवाई ने पूरे राज्य में दिया कड़ा संदेश। जनता से धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों को नहीं जाएगा बख्शा। कैटेगरी में बनाया हुआ है। एक जो सरकारी जमीन है और उस पर जो अवैध निर्माण और अतिक्रमण हो रहा है उसको प्राथमिकता के आधार पर, चाहे सिंचाई विभाग की हो, वन विभाग की हो, राजस्व विभाग की हो, उस पर हम लोग डिमोलिशन और अतिक्रमण की कार्रवाई हटाने की कर रहे हैं। दूसरे वो हैं जिनके मानचित्र स्वीकृत नहीं है, अवैध निर्माण हो रहे हैं, उसके खिलाफ भी हम लोग लगातार अभियान चलाए हुए और इसको जारी रखेंगे। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, चूंकि जो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र है वो जो भू उपयोग होता है तो निर्धारित भू उपयोग के अनुसार ही आप मानचित्र स्वीकृत करा सकते हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर लैंड यूज है, एग्रीकल्चर लैंड यूज में अगर कोई घर बनाता है तो उसमें मानचित्र स्वीकृति कार्रवाई नहीं हो सकती। तो जो आम जनता है उनके साथ कहीं न कहीं ये नुकसान करता है, उनके साथ धोखाधड़ी है। तो जो इस तरह के अवैध प्लाटिंग तब हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं ताकि आम जन छला न जाए। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वसाधारण के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। इंद्रलोक आवासीय योजना ग्रुप हाउसिंग रिक्त भवनों की बिक्री के लिए आवेदन आमंत्रित करती है। आरक्षित श्रेणी के भवनों के लिए आवेदन करने का ये अंतिम अवसर है। दिनांक 4 नवंबर 1999 के अनुसार आवासीय योजना ग्रुप हाउसिंग के रिक्त भवनों को अलोकप्रिय घोषित मानते हुए योजना के रिक्त भवनों की बिक्री हेतु इच्छुक व्यक्तियों से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर
दिनांक 18 अगस्त 2025 से 31 मार्च 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आरक्षित श्रेणी के आवेदकों से प्राप्त आवेदन को आवंटन में वरीयता प्रदान की जाएगी। ट्रांसपोर्ट नगर योजना ज्वालापुर हरिद्वार के रिक्त भूखंडों की बिक्री हेतु निविदा सह नीलामी व पंजीकरण के पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिनांक 10 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण मायापुर इंद्रलोक आवासीय योजना भाग 1 ग्रुप हाउसिंग निकट पेंटागन मॉल व चिन्मय डिग्री कॉलेज BHEL हरिद्वार ट्रांसपोर्ट नगर योजना सराय रोड ज्वालापुर हरिद्वार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 01334 22 1558 220800। व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 7500165555। मोबाइल नंबर 01334 299 006। वेबसाइट www.onlinehrda.com। निवेदक अंशुल सिंह उपाध्यक्ष, मनीष कुमार सिंह सचिव, शेफाली गुप्ता मुख्य वित्त अधिकारी, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी खेल एवं सांस्कृतिक समिति के द्वारा आज क्रॉस कंट्री मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें मसूरी के 16 स्कूलों के साथ ही 2 क्लबों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों में दौड़ का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए साथ ही नशे से दूर रहने का भी एक सफल प्रयास है। इस मौके पर आयोजक मनोरंजन त्रिपाठी ने कहा कि पिछले 21 वर्षों से लगातार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो इसको लेकर बच्चों में काफी उत्साह है। इस मौके पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके मैराथन धावक सुनील शर्मा ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों का मनोबल बढ़ता है और आगे चलकर वे देश विदेश में भारत का नाम रोशन करते हैं। कार्यक्रम है ये 21वां कार्यक्रम है और इस वर्ष हम 21वां सालगिरह ये मनाते हैं। हर वर्ष 15 अगस्त के दौरान है, लेकिन इस वर्ष कुछ इतनी बारिशें हुई हैं कि हम कर नहीं पाए, इसलिए ये थोड़ा लेट हो गया। और इसमें ये होता है कि इसमें रोटरी मसूरी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन और नगर पालिका मसूरी इसको साथ इकट्ठा करके वो करते हैं। रुड़की में एक व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधित सांप अपने कब्जे में रखे जाने की सूचना पर वन विभाग की टीम ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल मुखबिर तंत्र द्वारा हरिद्वार वन विभाग की टीम को सूचना मिली कि ग्राम खंजरपुर तहसील रुड़की में एक व्यक्ति ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित सांप अपने कब्जे में रखा है। सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की कार्रवाई की। घटनास्थल पर पहुंचने पर वन विभाग की टीम को पता चला कि उक्त स्थल पर एक सर्प विष संग्रहण केंद्र की स्थापना की गई है। विष संग्रहण केंद्र के स्वामी नितिन कुमार को पहले भी मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के कार्यालय द्वारा प्राण रक्षक औषधियों के उत्पादन के लिए 1 वर्ष की सशर्त अनुमति दी गई थी, जो कि दिसंबर 2023 में समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में नितिन कुमार के पास सर्प संग्रहण और विष संग्रहण केंद्र की कोई वैध अनुमति नहीं है। छापेमारी के दौरान केंद्र में 70 कोबरा और 16 रसल वाइपर पाए गए हैं, जिसमें भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित प्रजाति घोषित है। वन विभाग की टीम ने सभी सर्पों को जब्त कर लिया है और दोषी के खिलाफ भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि खंजरपुर में इनके द्वारा कुछ प्रतिबंधित प्रजाति के सांप इन्होंने रखे हुए हैं और जैसी हमको सूचना मिली थी इसमें और उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार जो भी हमको कार्रवाई करने के लिए कहा गया था, हम मौके पे गए थे और जो वन सुरक्षा बल हमारे रुड़की की है और साथ ही रुड़की रेंज के जो भी स्टाफ था, रेंज अधिकारी वगैरह, हम सब मौके पे गए और मौके पे हमने कुछ सांप वहां पे बरामद किए और अब उसमें नियमानुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे सर मौके पे हमको 70 जो है कोबरा जो प्रजाति है उसके सांप मिले और 16 इसमें रसल वाइपर थे यहाँ पे। अभी फिलहाल नियमानुसार क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो भी धाराएं हैं उनके सुसंगत धाराओं में अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं इसमें और जल्द ही इनको सांपों को छोड़ने की भी कार्रवाई इसमें की जाएगी।
और आगे बढ़ेंगे जहां एसएसपी मणिकांत मिश्रा का अब अपराधियों पर कड़ा प्रहार होता हुआ नजर आ रहा है। जहां थाना कुंडा क्षेत्र अंतर्गत ब्लाइंड मर्डर का किया बड़ा खुलासा। पुलिस की पैनी नजर और गहन जांच से सुलझी हत्या की गुत्थी। एसएसपी ने 3 टीमों का किया गठन, पूछताछ और सीसीटीवी के माध्यम से हुआ चौंकाने वाला बड़ा खुलासा। शातिर अपराधियों ने मर्डर को सड़क हादसे का रूप देने का रचा था षड्यंत्र। पूछताछ में आरोपियों ने कबूला जुर्म। जीजा साली ने मिलकर दिया घटना को अंजाम। मृतक की पत्नी से आरोपी का चल रहा था प्रेम प्रसंग। आरोपी जसप्रीत सिंह और सोनू वर्मा गिरफ्तार। एसएसपी मणिकांत मिश्रा का अपराधियों को साफ संदेश, अपराध कितना भी शातिराना क्यों न हो, पुलिस की सतर्कता और जांच में बच पाना नामुमकिन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।